नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हाजिर हूं देश के मुद्दे के साथ, यानी कि आज के मुद्दे के साथ। और ये मुद्दा है महाराष्ट्र से जुड़ा कि महाराष्ट्र में अभी तक वहां का महाराज कौन होगा, यानी मुख्यमंत्री कौन होगा, उस पर कहीं भी मोहर नहीं लग पाई। हालांकि एक बात साफ है कि एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रास्ता साफ कर दिया और साफ कह दिया कि मैं हर तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हूं और गृह मंत्री अमित शाह के साथ हूं। जो वो फैसला करेंगे मैं उसको मानने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। मीडिया से रूबरू हुए इस दौरान वो और ऐलान किया कि उन्हें किसी भी तरीके का समर्थन देने में कहीं भी संकोच नहीं है। इस बयान से साफ हो जाता है कि सूबे की कमान बीजेपी के हाथों में होगी। अब बीजेपी आला कमान को यह तय करना होगा कि पार्टी देवेंद्र फडणवीस को एक बार फिर से महाराष्ट्र का राजा बनाती है या किसी नए चेहरे को मौका देती है। मुंबई से जो मंथन का दौर शुरू हुआ अब दिल्ली दरबार तक पहुंचने वाला है, यानी दिल्ली में शाह और नड्डा महायुति के नेताओं के साथ मंथन कर औपचारिक ऐलान कर देंगे। तो आज की एक और बड़ी खबर है जो मीडिया की सुर्खियों में रही। जी हाँ, वो खबर है गौतम अडानी से जुड़ी। गौतम अडानी पर अमेरिका में लगे आरोप की आज इसकी गूंज संसद में भी सुनाई दी। भारी हंगामे के बीच सदन की कार्रवाई को बार बार स्थगित करना पड़ा। इस बीच हमारे माननीयों की ओर से सियासी तीर भी छोड़े गए। इन दोनों मुद्दों पर हम बारी बारी से चर्चा करेंगे, लेकिन अगले आधे घंटे तक सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए एक बहुत ही सम्मानित और बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ा है, उनसे आपको रूबरू करा देता हूं। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस रिपोर्ट पर। सब पर भारी पड़ गई। इतनी बम्पर जीत के बाद बीजेपी मुख्यमंत्री पद अपने पास रखना चाहती थी और एकनाथ शिंदे किसी भी हाल में सीएम का पद नहीं छोड़ना चाहते थे। इसी खींचतान में 5 दिन गुजर गए, लेकिन अब शिंदे ने अपने हाथ खींच लिए। उनके सरेंडर करते ही पूरा मसला ही हल हो गया, क्योंकि एनसीपी के अजीत पवार पहले ही फडणवीस का समर्थन कर चुके हैं। जो थोड़ा बहुत पेच फंसा था वो भी अब सुलझ गया। महायुति और तेजी से काम करेगी और केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर बहुत आगे बढ़ेंगे और निश्चित रूप से इस महायुति की सरकार स्थापित होगी। और इसीलिए जो मैंने आप लोगों को कहा कि लगा कि क्या हुआ, मैं तो कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी बात की, उनको भी कहा सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई अड़चन नहीं है, आप निर्णय ले लो। जैसे आपके भारतीय जनता पार्टी को आपका निर्णय अंतिम रहता है, हम भी महायुति के कौन लीडर है, एनडीए के लीडर कौन है, मोदी जी है, अमित भाई है। तो उनको कहा कि मैंने अमित भाई जी को भी फोन किया, मोदी जी को भी फोन किया, सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई भी रुकावट, कोई भी अड़चन, कोई भी कुछ भी किसी भी तरह का अड़ंगा नहीं है। आप बेशक आप निर्णय ले लो, उस निर्णय की तामील हो जाएगी, निर्णय की अमल हो जाएगी। और मैं आज आप सबको कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो निर्णय लेंगे मुख्यमंत्री पद के बारे में, जो उनका कैंडिडेट होगा, उसको हमारा शिवसेना का पूरी तरह समर्थन है, पूरी तरह हमारा पाटिंबा उनको है। ये आपको बताने के लिए मैंने आज सबको बुलाया है। ये तो शिंदे को भी पता था चुनाव में बीजेपी को जीत मिली है, उसका कुछ मायने तो है। महाराष्ट्र बिहार नहीं है। बिहार में बीजेपी की स्थिति और महाराष्ट्र में बीजेपी की स्थिति में काफी अंतर है। पिछली बार भी जब शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया गया था तो वो बीजेपी की मजबूरी नहीं थी, शिंदे को सम्मान दिया गया था। फडणवीस जैसे वरिष्ठ नेता सिर्फ आला कमान के निर्देश की वजह से उप मुख्यमंत्री पद को स्वीकार उन्होंने कर लिया था। अब हर बार तो ऐसा संभव नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है कि शिंदे इस बात को समझ नहीं रहे थे, लेकिन उन्होंने आखिरी दम तक जोर आजमाइश की। शायद कहीं कोई बात बन जाए, लेकिन बीजेपी बार बार समझौता क्यों करे। पिछली बार शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने के पीछे बीजेपी का जो मकसद था वो पूरा हो गया, तो बीजेपी के पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं है। और ये बात जैसे ही शिंदे को समझ में आई तो उन्होंने अपना दावा पीछे ले लिया। उन्हें लगा कि सीएम पद के अलावा भी बहुत कुछ है जिसे वो हासिल कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, देश न्यूज।
तो हमको आपको बताते हैं कि आखिर देवेंद्र फडणवीस कौन है। 1992 में पहली बार जो है वो सियासत में आए। उसके बाद 22 जुलाई 1970 को देवेंद्र फडणवीस का जन्म हुआ है। 1992 में पहली बार एनएमसी के पार्षद बने वो, और 1999 में नागपुर पश्चिम से विधायक चुने गए। 2014 में पहली बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। 2019 में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बने। 2022 में महायुति सरकार में डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री की भूमिका निभाई। तो ये पूरा लेखा जोखा देवेंद्र फडणवीस का कयास से लगाए जा रहे हैं। हालांकि तकरीबन ये तय माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपने आप को इस रेस से बाहर कर लिया और पूरे समर्थन का जो है आश्वासन दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और गृह मंत्री अमित शाह को, और उन्होंने साफ कहा कि मैं रोने वालों में से नहीं हूं, मैं समर्थन देने वाले में से हूं। और जिस तरीके से मेरे बुरे वक्त पर केंद्र नेतृत्व ने मेरा साथ दिया, मैं इस वक्त उनके साथ हूं, और वो जो फैसला करेंगे वो मुझे मान्य होगा। तो ये पूरा लेखा जोखा महाराष्ट्र के भावी मुख्यमंत्री का। और अभी देखते हैं नंबर गेम आ रखी कि किस तरीके से 288 सीटों पर हुआ। बीजेपी के पास 132, शिवसेना के पास 57 और एनसीपी के पास 41 सीटें रहीं। ये वो पूरा लेखा जोखा है जिसने विपक्ष का गेम बिगाड़ दिया, उद्धव ठाकरे, शरद पवार और राहुल गांधी का। और महायुति ने एक महासंग्राम जीता और अब उनकी पार्टी का जो नेता है वो महाराष्ट्र का महाराज बनने वाला है। औपचारिकताएं मात्र हैं। अगर देखा जाए तो तीनों नेताओं में से देवेंद्र फडणवीस के नंबर ज़्यादा हो गए हैं। बीजेपी के पास पहले 132 थे, इसलिए दावेदारी भी उन्हीं की है, और एकनाथ शिंदे के बाद, उनके बयान के बाद ये और साफ हो गया। चलिए, ये वो ग्राफिक्स है आपके टीवी स्क्रीन पे कि आखिर किसकी कितनी दावेदारी है। शिंदे की पार्टी ने दावेदारी की, कहा कि सरकारी योजनाओं की वजह से हम जीते। वहीं बीजेपी का मानना है कि उनकी सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी जीत उनकी हुई है, रिकॉर्ड जीत हुई है, तो उनका दावा ज्यादा है। अजीत पवार कहते हैं कि वो समर्थन करेंगे फडणवीस का। हालांकि उससे पहले लगातार तीनों पार्टियों के जो समर्थक हैं वो अपने अपने नेता को मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे थे, लेकिन आज जिस तरीके से 4 बजे के आसपास एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सारे आशंकाओं पर जो है वो विराम लगा दिया कि वो इस रेस में नहीं है और वो पूरी तरीके से समर्थन करेंगे जो केंद्र कहेगा। और उन्होंने साफ कहा कि हम रोने वालों में से नहीं हैं, हम समर्थन करने वालों में से हैं। तो चलिए, इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ एक सम्मानित पैनल जुड़ा है। फिलहाल 2 व्यक्ति हैं, कांग्रेस और एक बीजेपी से रमन मलिक। रमन मलिक जी, आपका स्वागत है देश न्यूज में। और कांग्रेस से हैं देवेंद्र श्रीवास्तव। देवेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आऊंगा रमन मलिक जी आप ही के पास कि लगातार ऊहापोह की स्थिति बनी हुई। हालांकि एकनाथ शिंदे ने तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया और रास्ता आगे का साफ कर दिया। क्या लगता है, अब भी कोई दुविधा है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? सर, मेरे ख्याल से देयर सम कंफ्यूजन। आपका जो पीसीआर है वो अभी भी कनेक्टेड है, तो मेरे को नहीं पता वो पीसीआर को क्या जवाब दूं, क्योंकि मेरे को कान में पीसीआर सुनाई दे रहा है, स्क्रीन पे आपका सुनाई दे रहा है, तो मिक्स हो रहा है। मेरी आवाज आप तक आ रही है रमन जी? हेलो हेलो जी।
मेरे को एक बार क्वेश्चन रिपीट करेंगे प्लीज। लगता है रमन जी को मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं सवाल दोहरा रहा हूं। रमन जी, अगर आप सुन पा रहे हो तो मैं आपको दोबारा से उसी सवाल पे लौटता हूं कि एक ऊहापोह की स्थिति जो है वो लगातार बनी हुई है। हालांकि कहीं हद तक जो है वो एकनाथ शिंदे की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तमाम अटकलों पर विराम लग जाता है। क्या लगता है कि अब आसानी से तय हो पाएगा कि महाराष्ट्र का महाराज कौन? देखिए, सबसे पहले तो महाराज कोई भी नहीं बनेगा, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूं जी। क्योंकि जब देश के अंदर प्रधान जो मंत्री हैं वो अपने आप को प्रधानमंत्री नहीं प्रधान सेवक कहते हैं, तो कॉमन मैन ही महाराष्ट्र को लीड करेगा। हाँ। और पिछले 2.5 साल में कॉमन मैन ही लीड करा है, ना कि एक कोई ऐसा व्यक्ति जो कि अपने आप को एक सुपर नेचुरल समझता है कि जी मेरे पिताजी का एक बहुत बड़ा रिस्पेक्ट एरिया था महाराष्ट्र के अंदर, इसलिए महाराष्ट्र को में अपनी प्रभु सत्ता कहलाना और अपने अभद्र लोगों के माध्यम से महाराष्ट्र की जनता का निरादर करना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ऐसे व्यक्तित्व को महाराष्ट्र की जनता ने बाहर निकाल के फेंक दिया है, क्योंकि खाने में लोगों को मक्खी खाना अच्छा नहीं लगता, दूध में मक्खी नहीं चलती। दूसरी चीज सर, जहां तक बात सरकार के गठन की है और उसके अंदर समन्वय की है, पिछले 2.5 साल ने ये जरूर दिखाया कि जो व्यक्ति अपने आप मुख्यमंत्री रह चुका है, समन्वय और प्रदेश की जनता के हित के लिए उसको उप मुख्यमंत्री या एक साधारण कार्यकर्ता बन के रहने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। यहाँ अगर आप ध्यान से देखें तो हरियाणा और दूसरी जगहों में तो ये झगड़ा चलता है कि एलओपी कौन बनेगा, और अगर बनेगा तो टिकटें किसकी बोलने से जाएंगी नहीं जाएंगी, वो झगड़े जो है वो बतेरे हैं। मैं आज आपको याद दिलाना चाहूंगा कि जिस प्रकार से महाराष्ट्र में जब संजय निरुपम वहां के कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे तो उनके साथ क्या क्या घटा, तो ये कोई नई बात नहीं है। मेरा अब जो विषय जो मैं आपके समक्ष रख रहा हूं और आपके सवाल का जवाब देते हुए बोल रहा हूं वो ये है कि ये चिंता कि कौन राज करेगा ये राजशाही में होती है, लेकिन जब सेवा ही समर्पण हो और समर्पण ही आपका दर्पण हो तो इस दर्पण के अंदर उसी का चरित्र चेहरा आएगा जिसको सेवा करने का भाव होगा। ठीक है। और ये महाराष्ट्र की वो धरती है जहां पे दशमेश पिता सिखों के गुरु गोविंद सिंह ने जाके अपने जीवन को एक विराम दिया और उन्होंने जीवित गुरु दिया गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। उसके अंदर भी बड़े स्पष्ट रूप से ये लिखा हुआ है कि सेवा कर, निंदा मत कर और अभिमान मत कर। ठीक है। अभिमान करने वालों को रमन जी बात वही आ रही है कि कहीं ना कहीं तस्वीर जो है जो पहले धुंधली पड़ी थी वो तकरीबन साफ हो गई है। कि क्या आपके कानों तक ये बात आ गई है कि हाँ अब ये जो व्यक्ति है, इस नाम का ये जो व्यक्ति है, उसके हाथ में महाराष्ट्र की बागडोर होगी? सॉरी, आपकी आवाज बीच में कट गई थी। मैं सवाल दोहराता हूं आपसे को, अगर आप सुन पा रहे हैं, क्योंकि अब तकरीबन तस्वीर जो है वो साफ हो चुकी है। एकनाथ शिंदे ने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अब क्या ये तय हो पाएगा आसानी से, या यूं आप इस वक्त सामर्थ्य है इस बात को कहने के लिए कि हाँ ये व्यक्ति, इस नाम का व्यक्ति जिसके हाथ में महाराष्ट्र की बागडोर होगी? महाराष्ट्र की बागडोर महाराष्ट्र के बेटे के पास होगी, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और महाराष्ट्र के अंदर महाराष्ट्र की भूमि के 3 पुत्र जो हैं वो अग्रसर रूप से महाराष्ट्र की सेवा करने के लिए आतुर हैं और वो सक्षम हैं। और जो एक समन्वय से व्यक्ति को बिठाना है वो बैठेगा जरूर, लेकिन आपने पिछली सरकार में भी एक चीज नोटिस करी होगी कि तीनों के तीनों समान रूप से काम कर रहे थे अपना अपना। इसीलिए ये जनमत आया है, क्योंकि आपस के विवाद नहीं थे,
यहाँ तो स्क्रीन के ऊपर शिवसेना, उद्धव ठाकरे, कांग्रेस और एनसीपी में आपस में बात करते करते डिबेट पे विवाद हो जाते हैं। ठीक है, तो ये वाली जो चीज है आपको ये समझनी पड़ेगी। रमन जी, लेकिन बात सिर्फ एक नाम की, तमाम समझ में था कि लोग अपना काम कर रहे थे, अपने तरीके से काम कर रहे थे। आप बने रहिए, बहुत अच्छा बोल रहे हैं। मैं आपको वापस भी लौटूंगा, एक दूसरे मेहमान भी मेरे साथ जुड़े हैं, देवेंद्र जी कांग्रेस से। क्या कहेंगे जिस तरीके से तमाम नतीजे सामने आ गए, उसके बाद ये था कि सरकार बनेगी, लेकिन चेहरा कौन होगा, 3 चेहरे थे, नाम तय नहीं हो पा रहा, अभी भी तय नहीं हो पा रहा। क्या लग रहा है आपको? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो महाराष्ट्र का लूटा हुआ जनादेश है। अच्छा। और इस लूट में अगर आप ध्यान देंगे तो इसमें चुनाव आयोग और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के जो फैसले थे उस लूट में, उसमें काफी मदद मिली। पहले विधायक लूटे गए, उसके बाद पार्टियों के चुनाव चिन्ह लूटे गए, उसके बाद चलो अब जिनको भी आपने जिनको नहीं, सर्वोच्च न्यायालय का फैसला अगर पहले आया होता। सर आप सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर हैं। नहीं, हम नहीं ऊपर हैं। नहीं सर, आप ऊपर हैं। आपने तो उनके मुंह पे कालक पोत दी अभी अपने वक्तव्य में। नहीं, आप गलत, आपने एक संवैधानिक एजेंसी जो गलत तर्क ले रहे हैं, कमीशन है, उसको तो चोर बोला। मैं न्यायाधीश है, वो जो सुप्रीम कोर्ट है, उसको बोल दिया कि उसके फैसले ने आपको हरा दिया। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि दल बदल विरोधी विधेयक जो कानून बना था, अगर उसका यही हस्त्र होगा और इस कानून की मदद में हमारे पास जो जहां हम अपील करने जाते हैं, अगर वहां के फैसले विलंब से आएंगे तो दल बदल विरोधी कानून जो बना था उसका लाभ कैसे मिलेगा लोगों को? फिर तो आप मदद करते रहिए। फिर तो आप क्या सुप्रीम कोर्ट आपके हिसाब से असक्षम है डेमोक्रेसी की सुरक्षा करने के लिए? आपका वक्तव्य यही बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट असक्षम रहा डेमोक्रेसी की रक्षा करने के लिए, और आप इसलिए हारे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आपके अनुसार उचित समय पे नहीं आया। नहीं, आप इस पे गौर करिए कि एक आदमी अपनी पार्टी बनाता है और कई साल तक कार्यकर्ता खड़ा करता है, अपने चुनाव चिन्ह का प्रचार करता है, और उसके बाद उस पार्टी नाम से जो लोग जीत करके चले जाते हैं, संगठन दूसरी तरफ चला जाता है, विधायक दूसरी तरफ चले जाते हैं। चलिए आपको मैं जवाब, अगर उस पार्टी को सर दो जवाब, एक जवाब तो मैं आपको यह दे देता हूं कि उद्धव बाला साहब ठाकरे, इनको वोट का जो बीजेपी का वोट था वो मिला था दबा के, तभी ये जो आपके साथ जब आके इन्होंने सरकार बनाई थी, ये वो है। दूसरी चीज सर आपको याद दिलाऊं कि कांग्रेस ओ और कांग्रेस आर होती थी जब कांग्रेस का विभाजन हुआ। इंदिरा गांधी की कांग्रेस ओ नहीं, कांग्रेस आर, और जो कामराज जी और मोरारजी भाई की थी वो कांग्रेस ओ थी। कांग्रेस ओ के पास आईएनसी का नाम था, जो उन्होंने जनता पार्टी में मर्ज कर दिया, और मर्ज करने के बाद आईएनसी खत्म हो गई। वो आईएनसी आज भी आप लोग बोलते हो कि हम 134 साल पुरानी पार्टी है। सर तो सच्चा कौन और झूठा कौन, ये आपके चाल चरित्र और चेहरे के सामने मैंने रखा है। अगर आप इसको तथ्यात्मक रूप से गलत साबित कर दें तो मैं मान जाऊंगा, अन्यथा ये तर्क आपका गलत है। नहीं, आप दोनों को जो कोरिलेट कर रहे हैं ये बिल्कुल जस्टिस नहीं है। देवेंद्र जी, सवाल ये भी उठता है देवेंद्र जी कि आप बहुत पीछे चले गए। अभी हम महाराष्ट्र पे चर्चा कर रहे हैं, महाराष्ट्र की ताजा राजनीति पे उसके समीकरण की बात कर रहे हैं। आपने कहा कि ये लूट हुए, क्यों लगता है कि हार जाते हैं तो लूट नजर आती है, जीत जाते हैं तो ठीक होता है? भी यही कहा है, निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है। सुन लेते हैं, लूट को जवाब ले लेते हैं जी। देखिए, लूट को आप इस तरह से देखिए कि हम हार को उससे नहीं जोड़ रहे हैं। आप लूट को ऐसे देखिए कि 3 आदमी हैं दावेदार आपकी नजर में, और तीनों आदमी आज एक तरीके से नतमस्तक हैं कि जो फैसला होगा हम मानेंगे। अब फैसला जब आता है
उसके बाद इन तीनों आदमियों ने जो लूट की सरकार है उसके बंटवारे का बहस शुरू होगा। तो सवाल यह है, जन कल्याण की जो योजनाएं हैं और जो मुद्दे हैं जिसमें बेरोजगारी है, महंगाई है, इन मुद्दों को कौन हल करेगा? जब हम सरकार बनाने के लिए एक जनादेश आया और जनादेश में कोई मानक नहीं है, या तो लार्जेस्ट पार्टी का मानक हो, या तो आप ये तय कर लें कि जो मुख्यमंत्री था जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया उसे ही आप मान ले, या ये मान ले कि भाई हमारी पार्टी बड़ी है हम उसे करेंगे। राजनीति तो गठबंधन की राजनीति है, 3 दल आपके पास भी थे, 3 दल यहां भी थे। अब वो जाने के बाद आपस में उनका समन्वय बनता है, रजामंदी होती है, वो कैसे करेंगे? क्योंकि उसने उन्हीं 3 लोगों ने चुनाव लड़ा और उन्हीं 3 लोगों ने चुनाव जीता भी और जनता ने वोट उन्हीं को दा। ऐसे में ये कह देना कि नहीं ये जनता के हित में काम नहीं कर पाएंगे, अगर जनता में हित के काम आपके होते तो जनता का जनाधार है, जो समर्थन है वो आपके पार्टी में जाता। ऐसा हुआ क्यों नहीं? इसलिए नहीं हुआ कि देखिए, जब इन पार्टियों ने इसके पहले भी काम किया और काम करने के आधार पे जब दूसरी पार्टियों ने टूटन के बाद नए गठबंधन में जब वो शामिल हुए तो आज इन्हें मान लिया जनादेश मिल गया। लेकिन अगर जनादेश मिल गया है तो ये फिर बंटवारा किस बात के लिए हो रहा है? भाई नेता तो चुन लिया जाना चाहिए, आखिर किस बात के लिए बंटवारा हो रहा है? कौन सा सौदा हो रहा है? कौन सी साजिश हो रही है? किस बात के लिए मामला फंसा हुआ है? आखिर ये विलंब क्यों है? चलिए बने रहिए, दोनों मेहमानों से रिक्वेस्ट करूंगा कि बने रहे मेरे साथ, उसके बाद वापस लौटेंगे। फिलहाल वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी बात करेंगे कि आखिर संसद में हंगामा क्यों जारी है। अमेरिका में गौतम अडानी पर जो आरोप लगे हैं उसकी गूंज हिंदुस्तान की संसद में सुनाई दे रही है। इस पर बात करेंगे और पड़ताल करेंगे कि आखिर क्या शीतकालीन सत्र ठंडा रहेगा या गर्मा रहेगा। वापस लौटते और फिर बात करेंगे इस पूरे मुद्दे पर।